हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जेएन। आपका प्यारा सा चैनल स्पेशली मेड फॉर जॉइन नीट एचएस सीबीएसई आईसीएसई ऑल। तो आज हम रिवीजन करेंगे या पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कुछ ऐसी टॉपिक, कुछ ऐसी बातें जो आप जानते हैं और नहीं भी जानते मगर ये नीट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। तो बच्चों शुरू करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। So what is interference of light? Interference तो इससे पहले हमको जानना होगा कि कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट के बारे में। कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट, अगर there are two sources, source S1 and source S2, which have maintained a phase difference between them 0 degree or constant, that is the difference in phase does not change with time, and if they are from the same source then it is called coherent source. The sources which maintain constant phase difference or zero phase difference between them is called coherent sources. और नॉन कोहेरेंट क्या होता है? जिसका जो एंगल है, वो फेज है, वो चेंज होता रहता है। जैसे कि टू आइडेंटिकल बाल्ब्स और कैंडल्स, ये होगा नॉन कोहेरेंट। बट इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट होना जरूरी है। जैसे कि ये जो कोहेरेंट सोर्स है, इसको हम कैसे तैयार किया जाता है? क्योंकि ये तैयार किया जाता है लाइक योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDAC में, जिससे एक सिंगल सोर्स है, उससे जो स्लिट होता है दोनों, ये दो सोर्स दैट इज S1 एंड S2, ये क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स होता है। और दूसरा कैसे होता है? लॉयड्स सिंगल मिरर। लॉयड्स सिंगल मिरर, यहां पर क्या होता है? एक सोर्स है यहाँ पर S, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्लेक्टेड रे जो इमेज बनाता है S का, और ओरिजिनल सोर्स S एंड द इमेज ऑफ S, ये दोनों ही कोहेरेंट सोर्स के बतौर जाना जाता है। नंबर 3 होता है क्या? फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म। बाई मीन्स 2। कुछ ऐसा होता है जिसमें रे ऑफ लाइट आता है, और ऐसे भी सोच सकते हैं बाइप्रिज्म को। तो इसमें एक सोर्स होता है, उससे जो दोनों तरफ लाइट जाता है रे, अगर उसको हम रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करें पीछे से, तो जो सोर्स निकल आता है S1 और S2, ये भी कोहेरेंट सोर्स है। तो द कोहेरेंट सोर्स से निकली जो लाइट होता है, उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब सेम होता है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड अगर सेम होता है तो वो सोर्स को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। ओके, सो ये जो फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म और लॉयड सिंगल मिरर और योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो कोहेरेंट सोर्स तैयार किया जाता है, इससे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। 2 टाइप्स ऑफ कोहेरेंट सोर्स वी कैन मेक। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जिसमें एम्पलीट्यूड डिवाइड हो जाता है दोनों तरफ में, और एक होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, सॉरी, न्यूटन्स डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में क्या होता है? योंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या लॉयड्स डबल एल मिरर, ये होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और एम्पलीट्यूड जो डिवीजन होता है, वो होता है न्यूटन्स रिंग में, न्यूटन्स रिंग, या जो कलरफुल थिन फिल्म, ये होता है, ये पे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। ओके, तो ये दो ही क्या है ना, प्रोसीड्योर
to make coherent source. Coherent source. ओके, तो कोहेरेंट सोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे हैं। अब हम जानेंगे कि इंटरफेरेंस होता क्या है। तो इंटरफेरेंस कुछ नहीं होता है अगर दो वेव्स और मोर देन टू वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स मीट करता है एक जगह पर मीट होता है, तो वो सेम फेज में मीट होता है या आउट ऑफ फेज में मीट होता है। अगर सेम फेज में मीट हुआ तो वहाँ पर जो लाइट का इंटेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा। और अगर आउट ऑफ फेज में मीट हुआ तो वह डार्क फ्रिंज हो जाएगा, लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम और जीरो हो जाएगा। इसी जो फेनोमेना है इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, सो ये फ्रिंज कैसे होता है? अगर हम सोचे तो ये फ्रिंज लगभग ऐसे लगता है। ये होता है एक सेंट्रल फ्रिंज, ये होता है एक सेंट्रल फ्रिंज जो होता है ब्राइट, ये सेंट्रल फ्रिंज होता है ब्राइट। और ये सेंट्रल फ्रिंज के जो दोनों तरफ है यहाँ पर डार्क और ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये होता है ब्राइट फ्रिंज, ये होता है डार्क फ्रिंज। ऐसे होता है, यू नो, ऐसे होता है। ये सेंट्रल फ्रिंज, ये वाला होता है सेंट्रल फ्रिंज जो ब्राइट होता है क्योंकि इसके जो फेज डिफरेंस है ऑलवेज जीरो होता है। सो ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन, ऐसे फिर डार्क फ्रिंज के बाद फिर ब्राइट, फिर डार्क, और दूसरी तरफ भी ऐसे होता है। ओके, सो हमको आज थ्योरी जानना है, इसके दूसरे दिन हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे नीट और जेई की। तो सपोज देयर आर टू वेव्स y1 and y2 having amplitudes a1 and a2. Suppose it is written as a1 sin omega t and a2 sin omega t plus phi. अब ये दोनों वेव का अगर हम ड्रॉ करें ग्राफिकली तो कैसे हो लगेंगे? ये होता है t टाइम और ये ओमेगा, फाई होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मीन्स the argument of sine or cosine is called phase, and the difference in phase between the two waves, here ये sin omega t है, ये sin omega t plus phi, so the difference in phase is phi, so इसको कहते हैं phase difference। तो अगर हम बात करें sin omega t की phi omega t को, तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा टी प्लस फाई का अगर फेज डिफरेंस प्लस फाई है, इसका मतलब है कि ये लीड करेंगे इससे 5, तो ऐसे हो जाएगा। ये जो डिफरेंस है ये होता है 5, इसका जो रिजल्टेंट होगा, सपोज ये है y1, ये है y2, और इसका जो रिजल्टेंट होगा उसका एम्पलीट्यूड अगर सेम फेज में मीट करता है तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। ओके, तो अगर हम इसको जानना है तो हमको एक और चीज बतानी पड़ेगी जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या कहता है? अगर कोई वेव किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उसका जो पार्टिकल है मीडियम का, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। सो अगर एक वेव की वजह से जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ y1, एंड दूसरी वेव अगर इसके ऊपर सुपरइम्पोज करें तो अगर उसके बाद उसके लिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है y2, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स द वेक्टर सम ऑफ द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज लाइक दिस, इफ दिस इज y1 and if this is y1 and this is y2, then अगर ये प्लस होता है तो क्या होता है? ऐसे हो जाता है।
ये होता है y1 प्लस y2। अगर ये सेम फेज में है, अगर ये दूसरी फेज में है तो क्या होगा, अगर y2 का हम ऐसे ड्रॉ करें y2 तो ये छोटा हो जाएगा। ओके, सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वुड बी स्मॉल r, सो हियर y इक्वल टू y1 माइनस y2। ओके, समझ में आ गया आपके बात। इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिकली। ये होगा हमारे y1 और सपोज ये होगा y2। देन अगर प्लस होता है तो क्या होगा, इसका जो ये होता है y1, ये होता है y2, और इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इससे ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। ये होता है y इक्वल टू y1 प्लस y2। और अगर माइनस हुआ तो क्या होगा, ये y1 हो गया, अब y2, सॉरी ये y1, अब y2 को हम ये y1 होता है और ये होता है y2, लेकिन ये आउट ऑफ फेज में है तो रिजल्टेंट जो वेव होगा वो इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। ये y1 है, सॉरी ये y2 है, अंदर वाला y2 है, बाहर वाला है y1, so this is the y becomes y1 minus y2. Amplitude is large, amplitude is less. This is nothing but principle of superposition. So अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जाए तो क्या होता है, y becomes y1 plus y2 sin omega t plus phi. According to principle of superposition, y becomes the vector sum of y1 plus y2. So we can get a1 sin of omega t plus a2 sin of omega t plus phi. Now you know the formula, a1 sin omega t plus a2 sin a plus b, इसका फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। अब ओमेगा टी और cos sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी टर्म को हम कॉमन ले लेंगे। सो आता है a1 प्लस a2 cos phi sin ओमेगा टी प्लस a2 sin phi cos ओमेगा टी। इसको हम कहते हैं a cos थीटा। सो a cos थीटा sin ओमेगा टी प्लस इसको हम कहते हैं a sin थीटा, a sin थीटा cos ओमेगा टी। सो वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव इज a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, अब a जो है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। सो हमने क्या पाया है कि a cos थीटा, इसको हम क्या लिखा है, a1 प्लस a2 cos phi। a1 प्लस a2 cos phi को हमने लिखा है a cos थीटा, और a sin थीटा किसको लिखा है, a2 sin phi को। ठीक है ना, ये तो हम अपने जानते हैं, अब करा ही होगा। So resultant amplitude, we have to find out resultant amplitude and intensity. So resultant amplitude, resultant amplitude जो है a square becomes a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi. Squaring the two equation and then add, just simply. So the resultant amplitude a becomes root under a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2
कॉस फाई। ओके, आ गया। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी, I hope you know that the intensity I is proportional to square of amplitude. So अगर इस इक्वेशन में हम एक कांस्टेंट k को मल्टीप्लाई करेंगे दो बोथ साइड में, तो ये होता है k स्क्वायर इक्वल टू k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2, दैट इज 2। अगर इसको हम k मल्टीप्लाई करते हैं तो 2k, दैट इज 2 रूट k a1 रूट के ए टू कॉस फाई। अब के ए वन स्क्वायर को हम कहते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई। ये होता है इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव I1, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव I2 प्लस 2 अब रूट के ए वन, दैट इज रूट अंडर I1 और रूट I2 कॉस फाई। इसको हम एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, रूट I1 I2 कॉस फाई। तो ये हो जाता है हमारे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म होता है लास्ट में I1 I2 cos फाई, ये होता है इंटरफेरेंस टर्म। ये होता है अगर इंटरफेरेंस हुआ है तो ही इंटरफेरेंस टर्म, अगर इंटरफेरेंस नहीं हुआ तो ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ओनली बिकम्स I1 प्लस I2, दैट इज सम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बारे में। लिख लिया इसको? मोच दे, पोछ दे हमारे बंगाली में इसको कहते हैं मोचना, सो हमने कह दिया मोच दे सो एक बार मैं फिर लिख देता हूं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी ए स्क्वायर, sorry, resultant amplitude a square becomes a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi and resultant intensity I equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi। ये होता है मेन इक्वेशन। ओके, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, समझ में आया ना? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स किसी भी पॉइंट पे दोनों वेव्स सेम फेज में मीट करते हैं, फाई इक्वल टू 2n पाई होता है। ओके, n बिकम्स 0 1 2 एंड सो ऑन, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब अगर फाई की जो वैल्यू है वो +1 होता है, सॉरी फाई की वैल्यू नहीं, कॉस फाई की वैल्यू, कॉस फाई का जो वैल्यू होता है वो +1 अगर हो जाता है तो उस पॉइंट में क्या होता है? इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है और ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टेड हो जाता है। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो अगर इस इक्वेशन में हम कॉस फाई को 1 लिख देते हैं तो इंटेंसिटी क्या हो, एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए स्क्वायर बिकम्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, जिसको हम कहते हैं a1 प्लस a2 इसका स्क्वायर। समझ में आ गया? और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है I, वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाई 1, इसको हम कहते हैं रूट अंडर I1 प्लस रूट I2 स्क्वायर। दिस इज द नोन एज a स्क्वायर बिकम्स a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 स्क्वायर। सो a बिकम्स a1 और a2, a बिकम्स इसका रूट हो जाएगा a1 प्लस a2। सो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और इसको हम कहते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी। ओके, सिमिलरली फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा?
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, cos फाई का वैल्यू -1 हो जाएगा। सो ए मिनिमम हो जाएगा A1 माइनस A2। जिस भी पॉइंट में ये ऑपोजिट फेज में मीट करेगा उसके लिए cos फाई का जो वैल्यू हो -1 हो जाएगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी I मिनिमम हो जाएगा √I1 माइनस √I2 स्क्वायर। अभी फाई का जो जनरल वैल्यू है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो है फाई बिकम्स ट्वाइस n माइनस 1 इंटू पाई, n बिकम्स 1 2 3 और 2n प्लस 1 इंटू 5। ओके, if I1 becomes I2, say I0, that is for identical source identical source mean जिसका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सब सेम होता है तो I0। सो यहाँ पर अगर I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 एंड A1 becomes A2 becomes A0, देन A मैक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, A0 प्लस A0 दैट इज 2A0। ओके, और I मैक्स का जो वैल्यू है वो हो जाएगा क्या, I0 √I0 प्लस √I0 दैट इज √2 √I0 √I0 2 √I0, इसका जो स्क्वायर होगा सो हो जाएगा 4I0। इसको नोट डाउन करिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ओके, सो 4I0 A मैक्स I मैक्स। और यहाँ पर अगर हो गई जनरल टर्म में अगर होता है I0 और I1 I2 सेम तो I0 प्लस I0 प्लस 2 √I0 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सिंपल I0 cos फाई। सो इसका जो वैल्यू आएगा वो है I0 प्लस I0 2I0 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो होता है 2I0 1 प्लस cos फाई, इसको हम कहते हैं 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2। सो ये हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। ओके, नाउ वी गो फॉर रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटीज। लिख लिया है इसको। ओके, यहां पर मैं एक छोटा बात कह देते हूं कि फेज डिफरेंस और जो पाथ डिफरेंस होता है उसका जो रिलेशन है फॉर लैम्डा पाथ डिफरेंस मीन्स द डिफरेंस इज पाथ बिटवीन द टू सोर्सेस। फॉर लैम्डा पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस होता है पाई। कितना होता है, पाई होता है। सो फेज डिफरेंस अगर इसका हम कहते हैं डेल फाई, देन ये होता है k इंटू पाथ डिफरेंस। k है क्या होता है, प्रोपागेशन कांस्टेंट। इसका वैल्यू हम जानते हैं ट्वाइस पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स। सो डेल फाई इक्वल टू डेल एक्स होता है पाथ डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फेज डिफरेंस इक्वल टू k इंटू पाथ डिफरेंस। ओके, और अगर ये इंटरफेरेंस एनी अदर मीडियम में होता है तो उसका जो रिफ्लेक्टिवनेस है उसको डिवाइड करेंगे। इसका नेक्स्ट दिन जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में लेक्चर पढ़ाएंगे तो वो ज़रूर बोलेंगे। ओके, इसके वो तीसरा दिन होगा। इसके जो दूसरा दिन है हम लोग नीट के जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। सो लिख लिया इसको। सो ए जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको मेरा जो क्लास वो अच्छा लगता है तो ये नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप मैं आपको निराश नहीं करूँगी मतलब नहीं होता, करूँगा। सो आई मैक्स बाई आई मीन होता है क्या, √I1 प्लस √I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2 स्क्वायर। तो ये होता है
I1 प्लस रूट I2 प्लस ओके। इसका अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखे तो वह होता है A1 प्लस A2, इसका A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, सो इसको हम इन टर्म्स लिखते हैं। अगर रूट I2 से इसको डिवाइड करा जाए तो I1 रूट I1 प्लस रूट I2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट I1 बाई I2 माइनस 1, इसका जो स्क्वायर होगा वो ये होगा क्या, A1 बाई A2 प्लस 1 बाई A1 बाई A2 माइनस 1 का स्क्वायर, A2 से डिवाइड कर दिया। ओके, मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछेंगे और एम्पलीट्यूड का रेशियो बताएंगे। सपोज एक प्रॉब्लम है ऐसे कि आपको बताया गया है कि मैक्सिमम जो इंटेंसिटी का रेशियो है आई मैक्स बाई मीन, ये बता दिया गया है कि 36/1। फाइंड द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड दैट इज A1:A2। तो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। ओके, देखिए कैसे, आई मैक्स बाई आई मीन हमको बता दिया गया 36/1, सो A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 स्क्वायर। और डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आई मैक्स बाई आई मीन, आई मैक्स बाई आई मीन का जो वैल्यू है वो है 36/1। इसे हम कहते हैं A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का स्क्वायर। सो A1 प्लस A2 वी हैव टू फाइंड आउट क्या है, A1 का बाई A2 का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। सो A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 रूट अंडर 36/1 दैट इज 6/1। अब हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, ये आप मैथ में करे होगा, A1 प्लस A2 प्लस A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 माइनस A1 प्लस A2 इक्वल टू 6 प्लस 1 बाई 6 माइनस 1। ओके, ये फॉर्मूला का यूज आपने करे होगा मैथमेटिकल में। सो 2A1 बाई 2A2, 2 कैंसिल आउट, दैट A1 बाई A2 सिंपली we can find out the ratio A1 by A2 becomes 7/5. So in this way we can very easily find out the intensity ratio or amplitude ratio. Okay, so किसी भी जो वीडियो है उसको स्किप मत कीजिएगा, कुछ ना कुछ सीखने में ज़रूर आएगा। अगर स्किप किया जाए तो आपका लॉस होगा, अगर वही बात नीट में आ जाए तो ये आपका ही लॉस है। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। सो अगर हम समरी लिखे, इसका एक छोटा सा समरी अगर लिखे है तो ये क्या होगा, इधर लिखते हैं कंस्ट्रक्टिव, इधर लिखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव लिए जो फेज डिफरेंस है फाई, वो होता है 2n पाई। और डिस्ट्रक्टिव के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2n माइनस 1 इंटू फाई। एन का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। नंबर 1। नंबर 2 पाथ डिफरेंस, इसको हम कहते हैं डेल्टा एक्स। ये होता है n लैम्डा, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। इसका जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 और ट्वाइस n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अगर माइनस होता है तो n स्टार्ट होगा 1 2 से, अगर प्लस होता है तो n स्टार्ट होगा 0 1 2 से। ओके, resultant amplitude A becomes
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। अगर a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a0 होता है तो a बिकम्स 2a0, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये नॉर्मल होता है। और अगर cos phi प्लस 1 होता है तो a बिकम्स क्या होता है, a1 प्लस a2 स्क्वायर, और यहाँ पर होता है a मिनिमम, ये होता है a मैक्सिमम, ये पर होता है a मैक्सिमम, मिनिमम होता है a1 माइनस a2। इफ a1 इक्वल टू a2 देन int becomes a1 plus a max equal to a1 plus a2, that is 2a0, and a minimum equal to, if a1 equal to a2 then a minimum becomes 0। Intensity I, in general it is becomes I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi। So if cos phi equal to plus 1 for destructive constructive interference, so it becomes I1 plus root I2 स्क्वायर, और ये होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए I मिनिमम रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। नाउ इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 पुट, सो 4I0 स्क्वायर, 4I0, और यह होगा इफ I1 इक्वल टू I2 बिकम्स I0 देन I मिनिमम का कितना वैल्यू होगा, 0 हो जाएगा। ओके ये आपको समझ लेना है। ओके एंड नेक्स्ट ये लिख लीजिए, और जो इंटेंसिटी है वो होता है I मैक्स बाई I मिनिमम। जो इंटेंसिटी है ये इन जनरल है I मैक्स upon I minimum becomes root I1 by I2 plus 1 by root I1 by I2 minus 1 इसका स्क्वायर। और ऐसे हम कह सकते हैं कि I1 by I2 becomes root I max by I min plus 1 by root I मैक्स बाई आई मीन माइनस 1, बट स्क्वायर नहीं होगा। ओके ये होगा रिवर्स प्रोसेस। अगर देयर आर 2 पॉइंट्स P and Q in which the phase difference is phi1 and phi2, P पॉइंट का जो फेज है phi1 एंड Q पॉइंट का जो फेज है वो है phi2, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस इज x1 एंड x2, देन वी कैन से दैट इंटेंसिटी एट P डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी एट Q बिकम्स cos square phi1 बाई cos square phi2 by 2, phi1 by 2 और phi2 by 2, 4I0 इज कैंसिल। सो इसको हम कहते हैं कि cos स्क्वायर phi1 मीन्स 2 पाई बाई लैम्डा 1, 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई इंटू x1, और ये phi1 का जो 2 ये नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर phi2 मीन्स 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई x2 बाई 2, ये 2 है, ये cos phi2 का 2, सो वी कैन कैंसिल आउट दिस 2, सो वी कैन गेट cos स्क्वायर पाई x1 बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर पाई x2 बाई लैम्डा IP बाई IQ। ओके ये है इंटेंसिटी का फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच रिलेशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट डे वी विल गो विथ न्यूमेरिकल, एंड इसके साथ हम यंग डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो फ्रीज हुई थे वो भी निकालेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो देखते रहिए, जानते रहिए और नीट में सफल होते रहिए, और
सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, प्यार दीजिए, लव दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट फॉर टुडे। दिस इज़ एनफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।